अच्छा दोस्तों अभी इधर से जाऊँगा रास्ते में ट्रेन में आराम से कर लेंगे। नोट से ही किताब लाई कोई फिजिक्स की? ठीक है, करें स्टार्ट हम लोग। हम लोग बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब हो गया एसी करंट। ठीक है, इस चैप्टर से अगर मैं अल्टरनेटिव करंट की बात करूं, एसी करंट की बात करूं, तो एसी करंट से क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत सरल क्वेश्चंस रहते हैं, पिछली साल में पूछे गए थे, उससे पहले भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जो इसमें इंपॉर्टेंट है सिर्फ उस पर हम लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले अगर मैं एसी करंट की बात करूं, एक मेजर डिफरेंस देखना एसी करंट का। ठीक है, अभी मिलेगी इससे पूरा काम करेगा ना? नहीं, इससे मार्क करके भी हम चलो ऐसे कर देखो। अगर मैं एसी करंट की बात करूं, सबसे पहले इधर मान लो करंट है, या तो आई हो जाएगा या फिर वोल्टेज ले लो बी, इधर टाइमिंग ले लो टी। एसी जो करंट होता है वो हमेशा वेव के फॉर्म में या इस फॉर्म में चलेगा। ठीक है, लेकिन यदि मैं डीसी करंट की बात करूं, ठीक है, डीसी करंट जो रहेगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन रहेगा, इधर करंट आई या फिर बी हो तो ये, और इधर टाइमिंग क्या है टी, ये होता है। ठीक है, अंतर ये है, ये स्टेप से रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होता, लेकिन ये टाइम के साथ में वेरी करता है, ये टाइम के साथ में इसकी वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, ये एसी हो गया, इसे एसी करंट बोलेंगे और इसे बोलेंगे डीसी। सर एसी क्या होता है? जो हमारे घरों में लाइट आती है उस करंट को हम लोग क्या बोलते हैं? एसी करंट। और डीसी कौन सा करंट होता है? जो लोगों की बैटरीज में होती है, बैटरी में होती है। ठीक है, उस करंट को हम लोग क्या बोल देते हैं? उस करंट को डीसी। ठीक है, एक चीज और सिंपल चीज याद रखना, अगर मैं एसी करंट को लिखूंगा तो जैसे आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा, इसको कैसे लिखूंगा? आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इस टाइप से इसको लिखा जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ आई की जगह बी होता तो मैं लिखता बी इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये तो कभी टाइम के साथ में चेंज होता ही नहीं, तो ये जो है वही रहेगा हमेशा। ये ग्राफ जो है वो इस टाइप से, या तो साइन के लिए बना दो, अगर बी आई के लोगे तो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, बी के लिए लिया तो बी इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी, ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इसके कुछ और भी ग्राफ्स देखने को, जैसे मैं कुछ और ग्राफ्स की बात करूंगा इसमें। ठीक है, चलो कुछ और ग्राफ्स की बात करूं, जैसे मैंने यहाँ पर
अभी करंट की ही बात कर रहा हूँ। एक तरफ मैंने I ले लिया और एक तरफ टाइम क्या ले लिया T। अभी मैंने कहा मान लो ये जो ग्राफ है ये किसको डिनोट करता है, साइन को, क्योंकि जो यहाँ से स्टार्ट होगा उसे साइन, यानी कि I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा T। ठीक है, इधर I और इधर टाइम T। अगर मैं दूसरा कोई ग्राफ बनाऊं, जैसे मान लो मैंने ग्राफ यहाँ से बनाया, ये ऐसे चलता है, ठीक है, ऐसे ये मैक्सिमम से स्टार्ट हो रहा है। देखो जो यहाँ पर रहता है वही मैक्सिमम रहता है आई नॉट, वही मैक्सिमम क्या रहेगा आई नॉट। ये किसका ग्राफ है, कॉस का, तो ये होगा आई इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा। ठीक है, अगर मैं तुमसे कहूँ कोई ग्राफ मेरा ऐसे गया है नीचे से, इधर मेरा आई और इधर मान लिया मैंने टी, नीचे से गया है तो इसे बोलेंगे आई। देखो जो पॉइंट जो ओरिजिन से स्टार्ट होता है वो साइन तो होता ही होता है, ठीक है, लेकिन ये नीचे देखो, नीचे क्या होता है माइनस, तो माइनस का आई नॉट साइन ओमेगा। सही, अब देखो इधर आई है और इधर टाइम क्या है टी। अगर मैं तुमसे कोई ग्राफ के बारे में ऐसे बोलूं, कोई ग्राफ मान लो नीचे से स्टार्ट होकर ऐसे चला, तो इसे हम क्या बोलेंगे, आई इक्वल टू माइनस का आई नॉट कॉस ओमेगा। चलिए ये सब होता है। बाकी कुछ ग्राफ्स में ऐसा भी होता है, कुछ ग्राफ में ऐसा होता है कि मान लो अगर चाहिए आई और टी की जगह अगर मैं यहाँ बी कर देता तो वो भी नॉट हो जाता है, तो बी क्या हो जाता, बी नॉट हो जाता, ठीक है। आई है तो क्या हो गया, आई नॉट हो गया, ये सब बातें इसमें ऐसे रही, ठीक। अच्छा, जो इक्वेशन है तुमसे कहा जाएगा, अगर जो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं एसी करंट, अगर एसी करंट की मैं इक्वेशंस की बात करूंगा तो आई को मैं लोग ऐसे भी लिख सकता हूँ, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, चाहे मैं ऐसे लिखूं। अगर कुछ फेज डिफरेंस होगा, ठीक है, या फिर मैं इसे ऐसे लिखूं कॉस ओमेगा, वो तो ये डिनोट करेंगे ना कि ये ओरिजिन से कैसे जा रही है, उसके ऊपर तो साइन और कॉस डिपेंड करेगा। या मैं तुमसे कहूँ कोई और जैसे होता है, तुम ऐसे भी कह सकते हो, अगर कोई फेज डिफरेंस होगा तो फेज डिफरेंस होगा तो आई इक्वल टू, कोई फेज डिफरेंस होगा जो था सच ऐसे भी लिख सकते हैं, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, या फिर माइनस में भी लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी माइनस, जहां फाइव क्या होता है, फेज डिफरेंस, ठीक है, फेज डिफरेंस, एंगल होता है, हाँ एंगल होता है, फेज डिफरेंस होता है, ठीक है। चलो इसके बाद में अगर मैं ऐसे चल की उसमें और बात करूँ तो सबसे पहले तुमको ये याद करना है, देखो इसका जो है हेलो के पास हो गया 64.4 हिंदी में बहुत आ गया इसके, क्या नंबर तो हिंदी में आ ही जाते हैं। नहीं सर, आ ही जा रहे सब हैं, आते हैं लिखने के आते हैं तो आ जाता है वो बड़ा फिजिक्स में कितने आए, फिजिक्स में बहुत है 51 नंबर, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री में 53, बायोलॉजी में 63, बस केमिस्ट्री सबसे अच्छी थी। इंग्लिश में कम आए, इंग्लिश में 64, प्रैक्टिकल पढ़ाई क्या, प्रैक्टिकल में नंबर नहीं दिए इधर, टोटली तो बता रहा हूँ मैं, उसको ऐड करके। अच्छा प्रैक्टिकल टोटल हमारे तो इधर और इधर बता रहे हैं आप, तरह से इतने थोड़ी ना बताऊँगा।
अगला में से होता है प्रैक्टिकल में 28 दिया और 30 दिया केमिस्ट्री में सबने 30 हाँ, हाँ पूरे सब में 30 तो हिंदी में 28 पे लेते हैं मैं भी अंग्रेजी दे रही थी तो चलो इसके बाद में हम लोग बात करेंगे बच्चों देखो छोड़ो अगर मैं तुमसे कहूँ मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ मीन या फिर एवरेज वैल्यू ऑफ करंट क्या होगा? सही। अब जरा सोचो सर जी कैसे। सबसे पहले देखो एक काम याद रखो, एसी करंट होता है ना वो हमेशा अट्रैक्ट करता है और डीसी करंट क्या करता है उसे दूर भागता है, रिपेल करता है डीसी पर। ठीक है ये चीज। अब देखो मीन वैल्यू का मतलब क्या है, मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू। सर मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू का मतलब ये है कि मान लो तुम्हारे पास कोई लाइन है, मान लो तुम्हारा करंट ऐसे बह रहा है, करंट इधर है, टाइम इधर है। अगर मैं कहूंगा इसका जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी I = I0 sin ओमेगा, ये मैक्सिमम करंट कितना है इसका I0, मैक्सिमम करंट हो गया I = I0 sin ओमेगा t, ये तुम्हारा ये होगा। अगर मैं कहूँ बेटा इसमें एवरेज वैल्यू, अगर फुल साइकिल के लिए वैल्यू, फुल साइकिल के लिए तो देखो जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव। तो अगर मैं फुल साइकिल के लिए एवरेज लूं, एवरेज आई एवरेज, या फिर मैं इसको ही बोलता हूँ आई मीन, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं हाफ साइकिल के लिए देखूं, फॉर हाफ साइकिल, सर हाफ साइकिल का मतलब होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यही तो हाफ साइकिल है। अगर इसका एवरेज देखूं तो आई एवरेज जो रहेगा या मीन रहेगा वो रहेगा 2 I0/5। ठीक है ये बन। अगर चाहे सभी आई एवरेज तो ठीक है, अगर मैं बी एवरेज भी लेता हाफ साइकिल के लिए तो वो भी क्या होगा 2V0/5 बी एवरेज ये होगा। आई एवरेज क्या है 2I0/5, बी एवरेज क्या होता है 2V0/5। अगर मैं पाई से इसको भाग दूं, पाई से इसको डिवाइड करूं, ठीक है, पाई का मतलब क्या होगा 3.8। अगर इससे डिवाइड करूंगा तो कितनी वैल्यू आएगी 0.637 आई। या फिर मैं इसको परसेंटेज में लिखूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं 63% ऑफ किसका I0। ऐसे ही इसको भी लिख सकता हूं 0.637 B0, या फिर 63% ऑफ किसका D0। सही है, ऐसे भी मैं इसको लिख सकता हूं, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है ऐसे। चलो सर, ये मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ क्या है करंट। अब देखो सर कुछ चीजें, एक चीज और देखना है इसमें, जैसे मान लो मैंने आपको एक इक्वेशन दी I I0 प्लस I1 sin ओमेगा t प्लस I2 cos ओमेगा t। ये देखिए मैंने तुमसे पूछा आई एवरेज क्या होगा फुल साइकिल के लिए। ठीक है आई एवरेज, तो सबसे पहले ध्यान रखना जहां पर ये साइन कॉस होता है ना फुल साइकिल के लिए, इसका एवरेज क्या होता है 0। आई का सिर्फ कितना बचा, सिर्फ कितना बचा आई एवरेज, तो सिर्फ आई एवरेज जो बचेगा वो बचेगा सिर्फ तुम्हारा। ठीक है, अगर यही पर ये होता बी की कोई इक्वेशन दे रखी है, मान लो B1 sin ओमेगा t, B2 cos 2 ओमेगा t, B3 cos 4 ओमेगा t, कुछ भी दे रखी है। ठीक है, अब तुमसे पूछा है बताओ इसका B एवरेज कितना होगा
तो सबका बी एवरेज क्या रहेगा, क्योंकि सब में क्या है साइन कॉस ये सब चीजें हैं, इसका बी एवरेज क्या रहेगा, जीरो रहेगा, सबका बी एवरेज जीरो रहेगा। ठीक है, तो अगर एवरेज निकालने के लिए आएगा तो सी, अगर जिसमें साइन और कॉस नहीं है, जैसे आई नॉट में नहीं, तो वही आंसर रहेगा। अगर सब में साइन और कॉस है तो सबका क्या हो जाएगा, तो सबका कुल मिला के कर देना जीरो के बराबर। ठीक है, उसके बाद में आता है रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर जिसे हम लोग बोलते हैं RMS, जैसे IRMS, ठीक है, IRMS यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ये बोलते हैं। अगर हम लोग IRMS की बात करें तो IRMS होता है बच्चों किसी चीज का I नॉट अपॉन अंडर रूट 2। I नॉट का होता है जहां पर मैक्सिमम करंट, ये होता है तुम्हारा मैक्सिमम करंट। अब एक बात देखो, जो भी तुम अपने बल्ब में देखते हो कहीं पर भी जो भी लिखा हुआ है, जैसे मान लो कहीं बल्ब में लिखा है 220 वोल्ट, इसका मतलब ये है वो 220 तुम्हें क्या दे रखा है, 220 क्या दे रखा है। ठीक है, जैसे इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूँ, इंडिया में जो लाइट आती है ना, हमारे घरों में जो लाइट आती है वो कितने वोल्ट की आती है, 220 वोल्ट। तो ये 220 वोल्ट है क्या आई नॉट है, नहीं, तो बी नॉट है, नहीं, ये क्या है, BRMS। 220 वोल्ट क्या होता है, ध्यान रखना, ये BRMS होता है। ठीक है, BRMS होता है। अगर तुमको BRMS कुछ भी लिखा हुआ है, या तो तुमको ये लिखा हुआ हो कि पीक वोल्टेज का मतलब या तो बी नॉट होगा या फिर मैक्सिमम वोल्टेज, ठीक है, या फिर मैक्सिमम वोल्टेज, इसका मतलब भी क्या होगा, बी नॉट। ठीक है, अदरवाइज जो भी कुछ लिखा होगा तो इसका मतलब वो क्या लिखा है तुम्हें, BRMS में दे रखा है। ठीक है, अब जरा सोचो सर, अगर मैं तुमसे कहूँ IRMS कितना है, आई नॉट बाई अंडर रूट 2 से जब इसे भाग देंगे तो क्या आता है 0.707, देखना यही आता है। ठीक है, जब हम इसको भाग रहे हैं तो कितना आता है 0.707। अगर इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 70% किसका है, आई नॉट, या फिर मैं किसकी बात करूं, BRMS की, तो बी नॉट अपॉन ये भी क्या आएगा, या फिर 70% ऑफ किसका, डी नॉट का। ठीक है, चाहे 70.7 लिख दो, 70.7 लिख दो, ये BRMS का, ये तुम्हारा ये रहेगा। ठीक है, सही। इसके बाद में अगर मैं और बात करूं, जैसे मान लो अगर मुझे किसी का BRMS निकालना है, जैसे मैंने कहा मुझे कोई इक्वेशन दे रखी है कि I इक्वल आई नॉट प्लस I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 कॉस ओमेगा टी। तुमसे इस वाली इक्वेशन का IRMS पूछा, आई नॉट, आई एवरेज कितना होगा, सिर्फ आई नॉट, सही है। अच्छा, और अगर मैं तुमसे इसका IRMS पूछूं तो देखो IRMS कैसे करना, सबसे पहले लगाना अंडर रूट। ठीक है, सबसे पहले अंडर रूट लगाने के बाद में, सबसे पहले अंडर रूट लगाने के बाद सबसे पहले अंडर रूट लगाने के बाद में देखो यहाँ पर कितना है तुम्हारा आई नॉट, यहाँ कितना है आई नॉट, तो यहाँ पर लिखना है आई नॉट स्क्वायर बटी 2 प्लस यहाँ पर I1 है तो I1 का स्क्वायर बटी, यहाँ I2 है तो I2 का स्क्वायर बटी। ठीक है, ऐसे लिखना है, सिंपल। अच्छा, एक बात और है, सॉरी, यहाँ पर साइन कॉस नहीं है ना, नहीं, यहाँ साइन कॉस नहीं है, यहाँ साइन कॉस नहीं है, तो यहाँ पर जहाँ पर साइन कॉस नहीं है वहाँ ऐसे करेंगे। ठीक है, सिर्फ आई नॉट,
स्क्वायर, ठीक है। जहां साइन कॉस होता है वहां पर i1 स्क्वायर बटे 2 i2 स्क्वायर बटे 2 ये करेगा। अगर मैंने तुम्हें एक चीज और कही, मान लो b इक्वल टू, मैंने तुम्हें दिया b इक्वल टू b1 sin ओमेगा t प्लस b2 cos ओमेगा t प्लस b3 cos 3 ओमेगा t, ठीक है। ये सब है। मैंने इसमें तुमसे क्या पूछा, BRMS पूछा, बताओ BRMS की वैल्यू क्या है। तो कुछ करना नहीं सर, सिंपल सा BRMS अंडर रूट लगाया, यहाँ पर क्या है 1 का स्क्वायर बटे, यहाँ क्या है बटे, यहाँ पर क्या है स्क्वायर बटे 2, सही। अगर यहाँ पर मान लो एक चीज और होती B5, खाली B5 किया होता तो क्या करते हैं यहाँ पर केवल B5 का सही। तब ऐसे हम लोग BRMS और IRMS किसी भी चीज का निकाल सकते हैं, किसी चीज का BRMS IRMS हम लोग बता सकते हैं, ठीक। उसके बाद में अगले हम बात करते हैं, ठीक है। सही। एक चीज और, अगर मैं कहूँ हीट डेसिपेटेड, ठीक है, बाय AC करंट या IRMS करंट, कितनी हीट डेसिपेटेड का मतलब होता है कितनी हीट अगर कभी ऐसे आ जाए हीट प्रोड्यूस्ड बाय सही मालूम नहीं चल रहा है, मालूम नहीं चल रहा क्या चला लो IRMS का, ठीक है। तो फार्मूला होता है H बराबर I0 स्क्वायर RT बटे, याद रखना, ठीक है, यही तो होगा। अच्छा, चाहूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो मैं जानता हूँ IRMS क्या होता है सर, I0 बटे अंडर रूट 2, अगर स्क्वायरिंग कर दूंगा तो IRMS स्क्वायर बराबर I0 स्क्वायर बटे 2। तो मैं चाहूँ तो I0 स्क्वायर बटे 2 की जगह क्या रखूँ IRMS स्क्वायर बेटा इसकी जगह हाँ IRMS स्क्वायर RT ये है, ठीक है। पूरी की पूरी वैल्यू इसकी है, ऐसे ऐसे आ जाती है। एक तो ये याद है, मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन है B इक्वल 220 अंडर रूट 2 साइन 314 P माइनस कैलकुलेट P एंड
RMS value of voltage. ठीक है, कॉमा और बताना है इसमें एवरेज वोल्टेज फॉर हाफ साइकिल और बताना है इसमें फ्रीक्वेंसी और फेज। ठीक है, ये सब बताना। देखो क्वेश्चन कैसे लोगे। तुम्हें तो कहाँ थे? खत्म हो गए? और तुम्हारे साथ में लड़के आते वो कहाँ गई? वो क्या नाम था? छाया। शादी निकल गई, शादी गई थी वो कहीं शायद वगैरह था कुछ, तो वहीं गई थी, आ गई है। इसमें क्वेश्चन में कहा गया है आगे हेवन से आगे है यहाँ नहीं है ये मेरा ही समझ होगा तुम्हें देखो बेटा यहाँ पर भी क्वेश्चन देखो b इक्वल टू क्या दिया हुआ है 220 अंडर रूट 2 साइन 314 t माइनस आई। मुझे ये कुछ दिया है, मुझे बताइए सबसे पहले क्या पूछा गया? कैलकुलेट पीक वोल्टेज। पीक वोल्टेज तो सभी अगर मैं कंपेयर करूंगा तो v नॉट मेरा यही तो दिया हुआ है, यस सर, ये तो पीक वोल्टेज हो गया। उसके बाद में पूछा गया आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो सभी अगर मैं वी आरएमएस निकालूं, वी आरएमएस क्या होता है? वी नॉट बाई रूट 2 और वी नॉट मेरा कितना है? हाँ 20 आंसर क्या आया? 220 वोल्ट 220 वोल्ट। ये आ गया। उसके बाद में पूछा गया एवरेज वोल्टेज। ठीक है, अब बताओ सर एवरेज वोल्टेज फॉर हाफ साइकिल। फुल साइकिल के लिए कितना हो जाता है एवरेज? 0। हाफ साइकिल के लिए पूछा है तो देखो बी एवरेज का जो फार्मूला होगा ध्यान दो 2 बी नॉट अपॉन 2। बी नॉट की वैल्यू कितनी है? देखो 220 अंडर रूट 2 और पाई की वैल्यू तो पाई होगी, ठीक है 440 अंडर रूट 2 नीचे क्या आ गया? यही तो आ गया। उसके बाद में क्या पूछा? फ्रीक्वेंसी। सर फ्रीक्वेंसी देखो हमें पता है ये होता है b इक्वल टू v नॉट साइन, ये क्या होता है? ओमेगा टी। ठीक है, जो ओमेगा की वैल्यू है वो कितनी दी है? 314। सर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? देखो देखो सर जी फ्रीक्वेंसी t इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई बाई ओमेगा। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा अपॉन 2 पाई। ओमेगा कितना है? 2 गुणा 3.14। पॉइंट हटाया 2 जीरो, इससे काटा 100 आया और 2 से काटा कितना आया? 50। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50। ठीक है, ऐसे सारे क्वेश्चंस ऐसे होते चलिए। पढ़ रहे हो? बायोलॉजी पढ़ रहे हो? अच्छा बताओ बायोलॉजी में एनसीईआरटी 11th का तीसरा चैप्टर कौन सा है?
प्लांट किंगडम टीचर बताइए। यही सर। अच्छा 11th में लास्ट चैप्टर कौन सा है? हाँ हैं? रासायनिक सर में हाँ मेरी केमिकल कोऑर्डिनेशन नहीं है। केमिकल कोऑर्डिनेशन 12th की दूसरी यूनिट कौन सी है? 12th बायोलॉजी दूसरी यूनिट कौन सी है? बायोलॉजी। ठीक है उसके बाद निकाल देना। अब देखो अगला है फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर इसे हम लोग RF से डिनोट करते हैं। ठीक है RF से डिनोट करते हैं। ये होता है RMS वैल्यू बटे एवरेज एवरेज। ठीक है RMS वैल्यू बटे एवरेज वैल्यू ये चीज है। ठीक है अब देखो सर RMS वैल्यू क्या होती थी? RMS कुछ भी RMS क्या होती बोलो? I0 और एवरेज हाफ साइकिल के लिए बच्चों कितनी थी? तो 2I0 अपॉन यही तो थी सर। पाई कहाँ जाएगा? सबसे बड़ी पर I0 से I0 कट जाएगा तो बचेगा पाई0 बटे 2/2। ठीक है इसको जब इससे हम भाग करेंगे तो 1.11 आएगा। ठीक है तो तुमको याद करना है जो फॉर्म फैक्टर होता है वो 1.11। उसके बाद में अगला फैक्टर जो है वो है पीक फैक्टर। नहीं बेटा ऊपर भी करंट था नीचे भी करंट का कटेगा। अगला है पीक फैक्टर। पीक फैक्टर सर इसे हम लोग RP से डिनोट करते हैं। ये होता है पीक वैल्यू अपॉन RMS वैल्यू। सर जो पीक वैल्यू है वो कितनी है? I को लो तो I0 और RMS क्या होता है सर? I0 से I0 कट गया ऊपर क्या गया? √2 का 1.41 ठीक है ये किसका वैल्यू होगा? ये होगा पीक वैल्यू। ये पीक वैल्यू सही है। ये सब चीजें देखो ये याद कर लेना। फॉर्म फैक्टर कितना होता है? 4 ऑप्शन होंगे 1.11 सही है आंसर। पीक फैक्टर क्या होता है? 1.414। ठीक है पीक मतलब ऊपर। तो पीक वाला देखो पीक वाला ऊपर है ना इससे ऊपर है ऐसे या फिर 4 ऑप्शन में ऐसे भी रखा है कि ये दे सकता है या फिर ये दे सकता है। ठीक है ऐसे भी दे सकता है कोई बोल नहीं उसका। ठीक उसके बाद एक चीज देखो सर हम लोग जो पढ़ते थे हमने तीन चीज पढ़ी। एक था हमारा इंडक्टर। ये क्या है? इंडक्टर। ये क्या है? कैपेसिटर। ये क्या है? रेजिस्टेंस। LCR। तो ये सिंबल होता है AC करंट और DC का क्या सिंबल होगा? DC का सिंबल सिर्फ ऐसे होगा। ठीक है ऐसे सिंबल किसका होगा? ये DC का होगा। ये सिंबल किसका है? AC का। ठीक है ये LCR। देखो मैं और सब नहीं पढ़ा रहा हूँ LR RC ये सब नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं डायरेक्ट LCR ये सब तक यही पढ़ा रहा हूँ।
ठीक है, ये अब जरा समझ सबसे पहले एल को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस। ठीक है, मैं रिवीजन कर रहा हूँ तो इसलिए मैं डायरेक्ट तीनों को एक ही साथ बता रहा हूँ। एक चीज देखिए, अगर मैंने क्या किया, इस डायरेक्शन में पोटेंशियल लिया इसका रेजिस्टेंस, और इस साइड में जो आता है वो आता है बेटा इंडक्टर का, और नीचे की ओर किसका आता है? कैपेसिटर, नीचे कैपेसिटर। सही, अब देखो ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो अगर मैं घटाऊंगा, मान लो अगर बी में जाता है तो नीचे वाला कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर, और नीचे वाला जब ऊपर पहुंचेगा तो नीचे वाला ऊपर पहुंच के देखो क्या बन जाएगा? नीचे वाला ऊपर पहुंच के बन जाएगा BL माइनस BC। इधर क्या है? BR। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट रहेगा वो कहीं बीच में रहेगा, बीच में रहेगा। कुछ कितने एंगल पर रहेगा? मैंने एंगल मान लिया 5। ठीक है, अगर मैं रिजल्टेंट निकालना किन्हीं भी दो वेक्टर्स का अगर रिजल्टेंट निकाला जाए तो रिजल्टेंट का फार्मूला होता है अंडर रूट पहले का स्क्वायर, क्या होगा उधर ले लो, BL माइनस BC का प्लस BR का प्लस एंगल कितना है? 90, और cos 90 क्या होता है? 0। तो उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, सिर्फ। अब देखो एक चीज और बेटा, जो BL है, BL क्या होता है? BL होता है तुम्हारा I इंटू X, ठीक है। हाँ, ये BL है। ठीक है, BL क्या होता है? BL होता है I नॉट इंटू XL। ऐसे ही BC क्या होता है? I नॉट इंटू XC, और BR क्या होता है? I नॉट इंटू R। ये होता है, ठीक है। अगर मैं इसमें यहाँ B अंदर BL की जगह तो I नॉट XL, I नॉट XC का होल स्क्वायर प्लस I नॉट R का स्क्वायर, ये तो हो जाए। इन सब में I नॉट कॉमन लोगे और कॉमन लेके बाहर निकाल लोगे तो यहाँ बचेगा हाँ B अपॉन I नॉट, और यहाँ बचेगा सिर्फ अंडर रूट XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R, और इसे हम लोग बोलते हैं इम्पीडेंस। क्या होते हैं? इम्पीडेंस। इम्पीडेंस हो गया, इम्पीडेंस हो गया Z बराबर अंडर रूट XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस दूसरी चीज सर XL होता है ओमेगा और XC होता है 1 अपॉन ओमेगा, ठीक है। XL होगा ओमेगा और XC होगा 1 अपॉन ओमेगा C। R तो R मेरा है। अब एक चीज और देखो सबसे पहले XL क्या है, XC क्या है, R क्या है? इसका रेजिस्टेंस है। जो XC है वो रेजिस्टेंस किसका है? कैपेसिटर का। जो XL है वो किसका रेजिस्टेंस है? इंडक्टर का रेजिस्टेंस है। सर ये इसके इंडक्टर के इसके क्या है? ये सब रेजिस्टेंस है। अगर मैं तीनों को रेजिस्टेंस मिला तो तीनों की जो रेजिस्टेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? Z, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में इम्पीडेंस, ठीक है। क्या बोलेंगे हम लोग? इम्पीडेंस। दूसरी चीज में एक चीज और याद रखना सर, अगर मैं ये एक होता है फेज एंगल, फेज एंगल का मतलब हो गया
tan phi, ठीक है। फेज एंगल क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही तो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ये का मतलब क्या है? BL माइनस और बेस क्या है? ये हो गया फेज एंगल, ठीक है। ये चीजें ये तो ये वाला फार्मूला याद करना, पता होना चाहिए। एक ये वाला फार्मूला, ठीक है, ये वाला और ये वाला फार्मूला तुम्हें, और ये एक्सेल क्या होता है? ओमेगा, एक्सी क्या होता है? 1 ओमेगा सी। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ये पता होना। उसके बाद अगर मैं अगले बढ़ूँ इसी, अब एक चीज सर, मैंने कहा मेरे पास में LCR सर्किट था, LCR का जेड तुम्हें पता है, इम्पीडेंस पता है, फेज एंगल पता है। अगर मैं कहूँ मेरे पास मान लो सिर्फ LR सर्किट है, कौन सा सर्किट है? LR, सिर्फ LR सर्किट। अगर LR सर्किट है मेरे पास और तुमसे क्या पूछा है LR सर्किट के अंदर? LR सर्किट के अंदर तुमसे क्या पूछा? मान लो इम्पीडेंस पूछा जेड, ठीक है। अब सोचो सर, अगर LR के अंदर जेड पूछा है तो तुम जानते हो अंडर रूट एक्स एक्सी तो है नहीं, प्लस आर। अगर फेज एंगल पूछा तो tan फाई एक्सएल माइनस एक्सी होता था, लेकिन एक्सी तो है ही नहीं, ये हो जाएगा। अब तुम्हारे पास में जो सर्किट है वो ध्यान रखना, एक है तुम्हारे पास में कैपेसिटर और एक दे दिया इन्होंने रेजिस्टेंस, ये लगा। अब तुमसे इसमें पूछा गया कि बताओ इस सर्किट में जेड क्या होगा? तो इसमें एल नहीं ना, तो एल को वहां 0 करोगे तो सिर्फ क्या बचा? एक्सी का होल स्क्वायर प्लस, ऐसे ही अगर मैं यहाँ फेज एंगल देखता हूँ तो माइनस का एक्सी अपॉन, ठीक है, माइनस का एक्सी अपॉन, और बेटा एक्सएल की जगह लिखना चाहो तो ओमेगा लिख सकते हो, ऐसे ही यहाँ लिखना चाहो तो ओमेगा सी भी लिख सकते हो, ठीक है। या तो ओमेगा एल लिखते हो या तो ओमेगा सी, ओमेगा सी भी लिख सकते हो या ओमेगा एल लिख सकते हो, ये सब चीजें लिख सकते हो। ठीक, उसके बाद में एक कंडीशन और दी, रेजोनेंस कंडीशन। इससे क्वेश्चन पूछे, पिछले वाले से क्वेश्चन पूछे। रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है कि एक्सएल किसके बराबर हो, उसे कहते हैं रेजोनेंस कंडीशन। अगर सर एक्सएल एक्सी के बराबर होगा, मैं जानता हूँ एक्सएल क्या होता है सर, ओमेगा, एक्सी क्या होता है, ठीक है। अगर इस ओमेगा को मैं इधर ले जाऊँ तो ओमेगा स्क्वायर 1 अपॉन, या सर ओमेगा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट, ये तो हो जाएगा ओमेगा बराबर। सर अगर मैं टाइम पीरियड निकालूँ t इक्वल टू 2 पाई वाली ओमेगा, तो 2 पाई ऐसे ही ओमेगा की जगह रखा, ये ऊपर गया 2 पाई अंडर रूट, यही तो हो जाएगा t इक्वल टू 2 पाई, ठीक है। अगर मैं जो मैंने सर टाइम पीरियड क्या आया, टाइम पीरियड आ रहा है 2 पाई अंडर रूट। अगर मैं इसमें फ्रीक्वेंसी पूछता, फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड,
तो 1/√LC ये मेरा क्वेश्चन आया इस बार इससे क्वेश्चन से क्वेश्चन यस बी मुझे ये याद करना है, ये याद करना है, ठीक है, और ये ओमेगा भी मेरे को याद करना है, ठीक। क्वेश्चन में देखो एड और सी दे रखा था, फ्रीक्वेंसी तुमसे पूछा था, ये तुम्हारा फॉर्मूला लगा था सिंपल, ठीक है। ये चीज एक चीज और है, मैं बात अभी रेजोनेंस की ही कर रहा हूँ, रेजोनेंस ही चल रहा है। रेजोनेंस में एक्सएल किसके बराबर होता है सर? एक्ससी के बोले कोई दिक्कत। अब चलो अगर मैं रेजोनेंस में तुमको इम्पीडेंस की बात करूँ, इम्पीडेंस का फार्मूला कैसे लगा होगा रेजोनेंस में? जेड बराबर √ एक्सएल माइनस एक्ससी की जगह क्या है? एक्सएल। अरे दोनों सेम ही कौन है? यस सर। ये 0 रहेगा, यानी कि सिर्फ क्या रहेगा? स्क्वायर से हट जाएगा, ठीक है। यानी कि मेरा जो इम्पीडेंस जो जो मेरे पास में इम्पीडेंस है वो क्या है? R। अब इम्पीडेंस सबसे कम है तो बताओ सर, इम्पीडेंस का जो फार्मूला होगा एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर में यहाँ पहले कुछ ऐड हो रहा था ना, अब ऐड नहीं हो रहा, तो मैं ये कहूँगा इसका मतलब ये है कि मेरा इम्पीडेंस सबसे कम है। जब इम्पीडेंस सबसे कम होगा तो करंट सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। इम्पीडेंस सबसे कम होगा तो करंट मेरा क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो सबसे अच्छा, अगर मैं इसमें फेज एंगल की बात करूँ, तो फेज एंगल क्या होता है? tan फाई क्या होता है? एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन, सोचो अगर सर एक्सएल एक्ससी दोनों बराबर है तो ऊपर ही 0 हो गया, तो पूरा ही एंगल क्या हो गया? 0 हो गया, ठीक है। और तुम्हें पता है 0 कब होता है? जब tan 0 पे ही 0 होता है, तो इसका मतलब ये है जो फाई का मान है वो भी मेरा कितना आया? 0, ठीक है। फाई का मान होगा तो भी मेरा कितना आएगा? फाई का मान भी मेरा 0 डिग्री है, ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन क्या होगा? ये सारी वैल्यू इनको फाइंड आउट करो।
ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, सबसे पहले इनसे जो कहा गया है क्या क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी में 60 हर्ट्ज, ठीक है। तुमसे पूछा क्या है टाइम पीरियड, टी इज वैल्यू क्या होता है 1/f, टाइम पीरियड 1/f फ्रीक्वेंसी होती है। Yes, sir. यानी कि यहाँ पर आंसर आ रहा है 1/60 सेकेंड, टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होती है सेकेंड। उसके बाद क्या पूछा है ओमेगा, तुम जानते हो टी इज वैल्यू क्या होता है 2π/ओमेगा, तो ओमेगा बराबर क्या होगा 2π/t, तो 2π ऐसे ही टी की वैल्यू 1/60, 60 ऊपर गया 120 पाई, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई ओमेगा। उसके बाद में क्या पूछा XL है, XL, ठीक है। हाँ XL, XL क्या होता है सर जी ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू जो तुम्हारी आई वो 120 पाई, एल की वैल्यू 40, मिली का मतलब हो गया -3, ठीक है। क्या आया 10 की पावर -3, 1 2 3 4.85, ठीक है। एक्सेल रेजिस्टेंस ही तो है यूनिट ओम, ठीक। अब पूछा गया 5, सबसे पहले देखो ये है कौन सा सर्किट, सबसे पहले ये कौन सा सर्किट है, ये RL सर्किट, कौन सा सर्किट है और RL में सर अगर मैं tan 5 लूंगा तो क्या होता था XL अपॉन R, यही तो होता था। XL की वैल्यू जो मेरी आई है यहाँ पर 4.8 पाई और R कितनी है 20, R कितना रखा है क्वेश्चन में 20 सर 20 से जब इसे काटूंगा तो 0.24 पाई ये बचेगा, ठीक है 0.24 पाई ये तो बचेगा। यही सब तुझे पूछ रहा था, एंगल नहीं ये तो वैल्यू है, tan 5 की ये वैल्यू है। हाँ 3.14 से बड़ा करो ये वैल्यू है, सही। उसके बाद ऐसे क्वेश्चन क्लास में मैंने कहा अभी क्लास कर लो फिर बात करेंगे। वो कहते हैं मेरी क्लास में नींद आती है, वैसे नींद नहीं आती है सर तो आते ही सो जाते हैं, 1 सेकंड के लिए नहीं उठती है। तो फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं तो उसको उठाते हैं 2 मिनट में बैठ पे इतना नहीं किसी को नहीं आती होगी। कल तो हाथ में पूरा पानी पावर इन एन AC सर्किट, पावर इन एन AC सर्किट, ठीक है। देखो AC सर्किट यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ किसी भी AC सर्किट के कारण पावर कितनी, वैसे हमारे पावर का फार्मूला होता था P वैल्यू D, ये किसके लिए होता था ध्यान करो DC के लिए, ठीक है DC के लिए। लेकिन AC के लिए जो फाइनल आंसर आता है कभी फाइनल, ठीक है फाइनल आंसर आता है वो आता है DRMS IRMS और यहाँ पर cos, ठीक है। जहाँ पर तुम लोग जानते हो सर cos 5 क्या होता है, ये होता है बेटा पावर फैक्टर, पावर
अगर मैं आई आर बी आर एम एस को देखो लिखना चाहूँ तो इसे लिख सकता हूँ बी नॉट बाई रूट टू। आई आर एम एस को लिखना चाहूँ तो इसे लिख सकता हूँ आई नॉट बाई टू। तो पी का फार्मूला हो जाएगा आई नॉट बाई रूट टू बी नॉट बाई रूट टू कॉस। ठीक है, अगर ऊपर मल्टीप्लाई करूँ तो चाहे बी नॉट का लिख लो आई नॉट का लिख लो, यहाँ पर हो गया टू, साथ में हो गया कॉस। ये पावर है एसी सर्किट। ठीक है, एसी सर्किट का ये पावर। अब सबसे पहले देखो बेसिकली ये है क्या। देखो एक बार सर हम लोग जानते थे कि देखो हम लोग ये जानते थे सर नीचे जो मेरा होता था वो क्या होता था एक्सी, ऊपर जो मेरा होता था एक्सेल। ठीक है, ये तो होता था और इधर होता था रेजिस्टेंस। जब मैं इसको ऊपर ले जाता था इस चीज को कहाँ ले जाता था एक्सेल माइनस। जब इस चीज को मैं ऊपर ले जाता था ये दिखता है वैसे बोलते इसके लेकर क्या उसमें पूरा करते हैं ये रिपोर्ट नंबर। इससे इसको टच करेंगे, अब जितना सेलेक्ट करेंगे उतना जितना एरिया आपको हटाना है वो एरिया आप डिलीट कर दीजिए। बहुत क्या ऑप्शन इसी पे टैप करिए, अरे वो है तो सर डिलीट का ऑप्शन। और नेक्स्ट छोड़िए इसको। हाँ वो है, ये डिलीट का ऑप्शन आ रहा है ऊपर ये बस। अच्छा देखो यहाँ जो बेसिकली होता था यहाँ पर होता था एक्सेल माइनस यही तो होता था। ये एंगल मेरा क्या था बच्चों अब बताओ अगर मैं इसमें cos फाइव निकालूं cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज जो तुम्हारा इन दोनों का मिलके आता था वो जेड आता था। तो मैं कहूँगा यहाँ पर बेस है तुम्हारा आर और ये है तुम्हारा जेड। अगर मैं इसे लिखूँ पूरी तरीके से तो आर तुम्हारा ऐसे ही रहेगा, जेड को लिख सकता हूँ अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस ये होगा। ठीक है, ये होगा। अब देखो इस सब के बाद अगर मैं सिर्फ सर्किट लूँ, जैसे मैंने तुमसे कहा कि मेरे पास में अभी तो मेरे पास में ये सारे के सारे थे। ठीक है, अभी मैंने कहा मेरे पास में पहला चीज ये है कि मेरे पास में जो सर्किट है ना उसमें सिर्फ आर है, सर्किट में सिर्फ आर है। एसी सर्किट कंटेंट ओनली एसी सर्किट। सिर्फ मेरे पास में आर है। ठीक है, अब देखो तुम खुद बताना, अभी तुम बोले थे थोड़ी देर पहले कि सर अगर ऐसा हो मेरे पास ये सही चलो। अब देखो तुम बोले सर अगर ऐसा है इधर सिर्फ क्या रहता है आर, इधर एक्स। ठीक है, बी एल या फिर बी एल का कहो तो एक्सेल और इधर सिर्फ क्या रहता है एक्सी। देखो मैं यहाँ से एंगल मापूंगा, यहाँ से ये जो लाइन है यहाँ से एंगल आर भी इधर
और यहीं से एंगल नापा तो एंगल कितना है 0 डिग्री। अब बताओ सर अगर एंगल 0 डिग्री आएगा यानी कि फाई की वैल्यू कितनी 0। अब पी एवरेज अगर मैं निकालूं तो पी एवरेज क्या होता है चाहे आई आर एन एस बी आर एन एस लिख दूं और एंगल क्या हो जाएगा cos 0। cos 0 की वैल्यू क्या होगी सर 1 तो सिर्फ बचेगा आई आर एन एस और इसको मैं लिखना चाहूँ तो आई नॉट और बी नॉट बाई या फिर आई नॉट बी नॉट बटे 2 ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ तुमसे सेकेंड वाला एसी कि जो एसी सर्किट है अभी क्या था आर मैंने कहा अब सिर्फ क्या है एल सिर्फ एल है। अगर सिर्फ एल है तो अब आर एल से कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री है। अगर 90 डिग्री है यानी कि सर फाई की वैल्यू 90 इसका मतलब ये हुआ cos 90 की वैल्यू 0 cos 90 0 करोगे बताओ अगर यहाँ 0 करोगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा यानी कि पी एवरेज की वैल्यू क्या आएगी। अगर तुमसे कहा जाए प्योर इंडक्टर में ये इंडक्टर है प्योर इंडक्टर में पी एवरेज कितना होगा 0 सही है। अगर प्योर इंडक्टर को ना लेके तुमसे अगर प्योर कैपेसिटर पूछा है सिर्फ कैपेसिटर अब वो कैपेसिटर में रेजिस्टेंस से कितना एंगल होना है 90 यानी कि सर यहाँ पर भी फाई की वैल्यू क्या होगी 90 यानी कि cos 90 0 यानी कि टोटल वैल्यू 0। पी एवरेज क्या आ गया 0 सही ठीक है। अगर इसके बाद में प्योर कैपेसिटर प्योर इंडक्टर इन सब के बाद में अगर मैं कहूँ मेरे पास कोई सर्किट है जो कैसा है एलआर सर्किट है सिर्फ एलआर सर्किट। अब एलआर सर्किट में पी एवरेज क्या होगा तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या निकालूंगी cos फाई फार्मूला क्या था ऊपर क्या था तुम्हारा आर ऊपर था तुम्हारा आर और नीचे का जेड का मतलब हो गया अंडर एक्सएल माइनस एक्सी लेकिन इसमें एक्सी तो है ही नहीं ठीक है। cos फाई बराबर आर बटे अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर मैं इसमें पी एवरेज लूं तो पी एवरेज का जो फार्मूला आएगा कितना आएगा वही सर आई आर एन एस बी आर एन एस आर बटे अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर यही तो आएगा। अगर मैं सिर्फ आरसी सर्किट लेता देखिए आरसी सर्किट के लिए जो cos फाई की वैल्यू है वो हो जाती आर बटे अंडर एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यानी कि पी एवरेज बराबर आई आर एन एस डी आर एन एस आर अपॉन अंडर एक्सी होल स्क्वायर प्लस ठीक। अगर तीनों सर्किट होते एल सी आर ही सर्किट होते तीन तो तुम्हारा जो cos फाई की वैल्यू थी आर अपॉन एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर तो जो पी एवरेज का फार्मूला डी आर एन एस आर
तीनों चीज़ें होती तो ये भी नोट कर रहे हो? जी सर। ये खाली ऐसे ही काम चल रहा है क्यों? हाँ, बस आए कोचिंग में जो पढ़ाया पढ़ लिया, उसके बाद ये नहीं पता पढ़ाया क्या था कोचिंग में। चलो तुम्हारे लिए हिंदी की व्यवस्था कर रहा हूँ। हिंदी की मतलब हिंदी मीडियम, ठीक है? हिंदी मीडियम का मतलब है हिंदी ही हिंदी, नॉट प्रीमियर्स। सब कुछ लिखा हुआ है हिंदी में, बोला जाएगा हिंदी में, बोर्ड पे हिंदी में, क्वेश्चन हिंदी में, सब कुछ हिंदी में। मतलब तुम लोगों की हिंदी यहाँ पर बात होगी, मतलब तुम कहीं भी रहोगे ना, यहाँ पे रहोगे ना, बोलते यूपी बोर्ड से पढ़े हुए हैं, सीबीएसई बोर्ड थोड़ा पढ़े हुए हैं, मतलब पेपर हिंदी में लिखा नहीं लिखा नहीं, हिंदी पढ़ाते खूब हिंदी पढ़ाई यहाँ तो बता वो करते हैं। एक बात समझो, हिंदी मीडियम का बच्चा कहीं कितना ही पढ़े तो हिंदी मिल जाएगा। जैसे मैं शुरू से 12वीं तक हिंदी पढ़ी, उसके बाद कितनी इंग्लिश पढ़ी तो हिंदी मिल जाएगा। हाँ, कुछ एक वर्ड होते हैं, जैसे मुझे नहीं पता कि इम्पीडेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है? ये मुझे नहीं पता, ठीक है? हाँ, मुझे RMS पता है, वर्गमात्रा, पी एवरेज तो पी एवरेज है, ये सब तो हिंदी के ही वर्ड है। लेकिन हाँ, कुछ वर्ड हैं जो भूल गए हैं तो वो डिवाइस में लाए जाएंगे। उसका मतलब क्या है किताब में देखेंगे कि क्या है, कि इम्पीडेंस का मतलब क्या होता है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी नहीं हिंदी मीडियम, अगर तुम, हाँ ऐसा मैं मान सकता हूँ, कोई बंदा अगर सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा है तो वो कहीं मुझे हिंदी नहीं आती है, हाँ बस सहयोग से हिंदी नहीं आती। लेकिन कोई बंदा उत्तर प्रदेश बोर्ड से पढ़ा है MP सर, SP सर, सोमवार सर पता नहीं, ठीक सही। मगर सर अब हम लोग यूपी बोर्ड से पहले 2 साल एजुकेशन पढ़ लिए, अब हमसे कहा जाएगा कि हिंदी पढ़ो तो हम नहीं पढ़ो। दिक्कत होगी, सही बात है ना, घर के रहेंगे ना। अब इतनी मुश्किल से 1 साल लगा है पढ़ते पढ़ते इंग्लिश। क्वेश्चन ए सीरीज आगे चल के कोई इंग्लिश नहीं पढ़ता है। LCR करके इंग्लिश बढ़िया है। AC source is equal to tan sin 100 pi t minus pi by 6. Current from the supply I बराबर
2 sin 100 pi t plus pi by 2. What is the average power? Decibel. ये क्वेश्चन ठीक है। करो क्वेश्चन कैसे हो रही है। सबसे पहले देखो एक चीज देखो इस क्वेश्चन के अंदर, अगर हम देखो सर यहाँ पर मुझसे जो पूछा है वो पूछा है एवरेज पावर। मैं जानता हूँ पी एवरेज का फार्मूला IRMS VRMS कॉस ये होता है ठीक है सर। ना तो मुझे IRMS पता है ना मुझे VRMS। E इक्वल टू ये क्या दे रखा है E नॉट, ये क्या दे रखा है I नॉट, ठीक है। अब मैं देखूं अगर फार्मूले में लगाऊं तो I नॉट V नॉट और साथ में cos सर cos फाई में अगर मैं देखूं तो होता है R बटे अंडर रूट जेड और R बटे जेड, तो इसमें कहीं रजिस्टेंस दे रखा है। अब देखो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूं, इन दोनों का क्या निकालूं डिफरेंस, तो वही तो फाई होगा। तो अगर डिफरेंस अब कैसे निकाला जाएगा, डिफरेंस निकालना है तो 100 पाई टी माइनस पाई बाई में से क्या घटाना 100 पाई टी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ठीक है। इससे ये गया इसमें ये जोड़ो तो वैल्यू आएगी माइनस का 3 पाई बाई 12 माइनस का 3 पाई बाई 12 यानी कि आंसर आएगा माइनस का पाई बाई 4। ये तो आएगा क्या कहते हैं कहाँ पर देखो ये था ये भी माइनस ये भी माइनस, अब ये दोनों को जोड़ के क्या आया -3 पाई बाई 4। देखो इसमें से जब ये घटाया ये ऐसे लिख दिया, जब घटाया तो ये माइनस का और प्लस माइनस ठीक है ऐसे। अब सब्जी अगर मैं यहाँ आई नॉट की वैल्यू कितनी है 2, वी नॉट की वैल्यू कितनी है 10 बटे cos फाई क्या होता है माइनस का पाई बाई, ये तो होगा हम लोग बेटा cos से और sec से माइनस अपने आप गायब हो जाता है। जब इससे गायब होगा ठीक है तो क्या हो जाएगा cos का टाइम्स का वैल्यू क्या होता है 1/√2, तो सिर्फ बचेगा 10 बटे पावर की यूनिट क्या होती है 12।
प्रॉपर्टी यूनिट होगी तुम्हारी आंसर। ठीक है, कितने बजे तक पढ़ते हो तुम? तो कितने बजे पढ़ता है? 12 बजे तक। और कितने बजे? 5 बजे हो जाते हैं। और तुम कितने बजे उठते हो? मैं 5 बजे आता हूँ, 4 बजे सोते कितने बजे हो? सोने का पूरा है हैं? अभी भी तुम 10:30-11 बजे सो जाते हो, उठते कितने बजे हो? 5 बजे उठ जाते हो। डेली कितने घंटे पढ़ते हो? मैं तुम्हें बता रहा हूँ मेहनत कर लो, सही है? क्योंकि ये जो दुनिया है ना, ये हमेशा ताकतवर लोगों की है। दुनिया तुम्हारी नहीं है, दुनिया ताकतवर लोगों की है। तो ताकतवर बनो। और पढ़ाई ही एक ऐसा माध्यम है जो कि मिडिल क्लास को हायर क्लास में ऊपर ऊंचाई तक ले जा सकता है। नहीं तो दबे कुचले रहोगे तो पूरी जनता तुम्हें दबाती रहेगी। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल बताऊं, सोचो एक बात को जरा सोचो। तुमने देखा होगा अभी किसान लोग क्या करते हैं, गाय भैंसों को मार रहे हैं, गायों को मार रहे हैं, मारते भगाते हैं, बल्लम मार रहे हैं, डंडा मार रहे हैं, ये मार रहे हैं, वो मार रहे हैं। क्यों मार रहे हो तुम? एक बार जरा सोचो, क्यों मार रहे हो? क्यों मार रहे हो? वो क्या तुम्हारे बाप की खेती पर है? ये तुम्हारे बाप की जमीन पर है। इस धरती पर जितना अधिकार उनका है उतना ही तुम्हारा है। तुमने कब्जा कर लिया है, सही है? लोग कहते हैं हमें शेर ने मार दिया। तुमने शेर की जमीन पर कब्जा करा, शेर मारेगा नहीं तुम्हें? शेर की जमीन पर कब्जा कर रहे हो तुम, तो शेर तो तुम्हें मारेगा ही, शेर तो तुम्हें खाएगा ही। उसमें शेर की गलती थोड़ी नहीं है। उनकी बात कोई नहीं सोचता, क्यों? क्योंकि वो कमजोर है। तो कमजोर लोगों की बात कोई नहीं सुनता, समझे? जानवरों का जितना अधिकार जानवरों का पृथ्वी पर उतना ही तुम्हारा है, लेकिन तुम ताकतवर हो इसलिए तुम उन पर हुक्म जमाते हो, मारते हो, पीटते हो, भगाते हो, ये करते हो। तुमने जमीन कब्जा रखी है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर ताकतवर बनोगे, कुछ लोग ये कहते हैं कि अरे वो कोई होता है वो तो जुर्म ढहा रहा है हमके, या कुछ जुर्म ढहा है। भाई ढहाएगा नहीं, तुम कमजोर हो, वो ताकतवर है। हम कह रहे हैं इस देश के कोई प्रधानमंत्री से तो कुछ कह दिखाए, कह ही नहीं सकता, ताकतवर इंसान है। कुछ कह देगा युद्ध चल जाएगा, देश खत्म हो जाएंगे। ताकतवर इंसान है ना, और तुम्हें कोई गाली सुना के चला जाता है। क्यों? क्योंकि तुम कमजोर हो, समझे? और तुमसे कमजोर कौन है? जानवर। उठा के लिया, कूट दिया, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, कुछ भी बस पीट दिया, छोटी होता है ना, जब पीछे दौड़ने लगता है तो वो ताकत में होता है, समझे? अरे वो मुझे कहाँ दौड़ता है, इतने करते रहते हैं। जब उसको जैसे मैं कह रहा हूँ तुमसे, है ना, वही चीज़ें हैं। और एक चीज़ तुम देखो, तुम रास्ते में जा रहे हो, ठीक है, रास्ते में जा रहे हो, तुम कुछ नहीं, अगर कुछ भी है, जैसे मान लो कोई जानवर उंगर है, हर कदम से भगा दिया, मार के भगा दिया, ठीक है, सामने पड़ा, डंडा उठाया, जैसे बैल पड़ गया या गाय पड़ गई, डंडा पकड़ा, भगा दिया, ठीक है, वो भाग गई। दम है, शेर को हरा के दिखाओ, शेर को क्यों नहीं भगाते हो तुम? वो ताकतवर है भाई, वो ताकतवर है, उसको देख के रास्ता रोक देते हो तुम, रास्ता नहीं चलती उसके डर में तुम्हारे, रास्ता इधर की उधर, उधर की उधर, वो बीच में बैठा है, किसी की मजाल नहीं है, इधर से उस पार उधर है, वो ताकतवर है। तो इस देश में हमेशा पूरी जिंदगी पहले से ही, जब से धरती बनी है तब से हमेशा ताकतवर लोगों का साम्राज्य रहा है, ताकतवर लोगों का अधिकार रहा है हर चीज। तो तुम लोग भी अगर अच्छा जीवन यापन करना चाह रहे हो तो उससे ताकतवर बनो। और ताकतवर कब बनोगे? जब एग्जाम निकालोगे, एजुकेशन ग्रहण करोगे, अच्छी एजुकेशन लोगे, तभी ताकतवर बन सकते हो, समझे? हाँ, मेहनत करते रहो। अब देखो, अगला हम बात करते हैं बार्कलेज का।
किसकी यूनिट होगी? पावर। लेस मतलब नहीं है, मतलब जहाँ पर पावर ही नहीं हो उसे हम क्या बोलेंगे? वॉट लेस करेंगे। हाँ, या फिर जो भी सर्किट, जिस सर्किट में कोई भी पावर कंज्यूम ना करे, ये पावर ना हो, तो उसे वाट लेस करंट होगा। अब तुम बोले सर पावर का फार्मूला क्या होता है? I/R V/R cos कब ये कब जीरो हो सकता है? सिर्फ एक ही कंडीशन पर, जब फाई की वैल्यू क्या हो? 90। फाई 90 मतलब cos 90 की वैल्यू, यानी कि ये कौन वैल्यू जीरो, यानी कि तभी तुम्हारी जो पी की वैल्यू होगी वो क्या आएगी? यानी कि फाई की वैल्यू अगर जीरो है, फाई की वैल्यू क्या है? जीरो, तो तुम्हारा उस करंट को हम लोग क्या बोलेंगे? करंट तो होगा लेकिन पावर नहीं होगी, ठीक है? करंट तो होगा लेकिन पावर नहीं होगी, उसे हम लोग बोल देंगे वाट लेस करंट। वाट लेस करंट, पीपी मेहनत कर रहे हो? हाँ, लगे रहो। एक डॉक्टर थे यहाँ के, डॉक्टर, ठीक है, उनको अपना नाम नहीं लूँगा, तो मैंने तो पहले ही बताया था, तो उनसे सब गांव में नाम ऐसे ही, वो नानी घर पे रहते थे। तुम्हारे घर पे तुम्हारी इज्जत नहीं हो रही, नानी घर पे किसकी इज्जत होती है? नानी घर पे क्यों रहते हैं? मम्मी मर गई पहले से, ठीक है, मम्मी मदर फादर दोनों एक्सपायर हो गए उनके, तो दोनों एक्सपायर हो गए तो बोले कहाँ नहीं, बचपन में ही एक्सपायर हो गए। तो लोग कहते हैं पुराने ज़माने में, अब तो चलो भले माई नहीं रखी, लेकिन पहले लोग रख लेते थे, ठीक है, कोई बात नहीं, बड़े रह रहा है, बच्चा है छोटा, क्या जाएगा, बुढ़ा है जो आते तो खा जाए, ठीक है, वही बात रहने लगी। अपने बच्चे की दुनिया कदर करती है, दूसरे के बच्चे की कदर नहीं करती, ठीक है। दूसरा तो उन्हें तो उस समय वही काम होता था पुराने ज़माने में, काफ़ी टाइम हो गया, आज से करीब 40-50 साल पहले की बात, तो वही काम था, क्या डंगर चुगाने जाना, जानवर खोलते सुबह सुबह, पढ़ते होते ज़्यादा लोग थे नहीं, ठीक है, तो जानवर खोल दिए, आराम से जा रहे हैं, डंगर चुगा के ला रहे हैं, सब आए, खवाया पिया, समझा वो फिर घूमने चलेंगे डंगर लेके फिर, तो उनके घर वालों के लिए सरकारी में पढ़ा दिया, ठीक है, वो सरकारी में पढ़ लिया, वो बोला मुझे पढ़ना है, बोले पढ़ लिया, सरकारी पढ़ लिया, सरकारी पढ़ लिया, हाई स्कूल भी सरकारी से किया, इंटर भी सरकारी से किया, ठीक है। इंटर सरकारी करने से बाद में खुद ही पढ़ाई करने लगे, भेजने वाला कौन था? कोई भेजता ही नहीं, पैसे लगा तो कौन भेजता है? खुद से तैयारी करी, खुद से तैयारी करी, डॉक्टर बन गए, गवर्नमेंट कॉलेज में MBBS कर लिया, MBBS में बहुत विख्यात डॉक्टर थे, बहुत फेमस डॉक्टर थे। उसके बाद उनकी पीढ़ी घर में, ठीक है, अब पूरी जिंदगी यहाँ रहे हैं तो समझेंगे भी कि वो अपने और भाई नहीं है कोई तो समझेंगे, उन्होंने अपने और लोगों को भी प्रेरित किया, और लोगों ने भी MBBS किया, उनके घर में हर बच्चा डॉक्टर, हर बच्चा डॉक्टर। अगर वो MBBS नहीं बनते तो उनकी कोई पीढ़ी में MBBS शायद कोई बनता, शायद कोई बनता तो बनता, ठीक, लेकिन नहीं बनते। ऐसे ही वही बात है, एक राह चल जाती है, और वो राह को बनाने वाला कौन है, वो उस पर डिपेंड करता है कि तुम राह को बनाने वाले हो या फिर राह को बनाने। जिसने कोई काम नहीं किया और जो सबसे पहला काम करता है ना, उस पर मेहनत ज़्यादा पड़ती है। जैसे मान लो आपके पूरे खानदान में कोई पढ़ा लिखा नहीं, आप डॉक्टरी तैयारी कर रहे हैं, आप डॉक्टर बनोगे, सबसे ज़्यादा मेहनत आपको, ठीक है। उसके बाद में दुनियादारी दिख जाएगी, फिर तो जो और जो पीढ़ी जाएगी उस पर इतनी मेहनत नहीं पड़ती, सबसे ज़्यादा मेहनत आपको करती, और नाम भी सबसे ज़्यादा आपका है, सही है। एक पैसे वाला बच्चा कोई डॉक्टरी निकाल दे, उसका इतना नाम नहीं होता है जितना एक गरीब इंसान है ना, भाई उसने मेहनत से निकाला। और मैंने उनसे कहा गवर्नमेंट कॉलेज का नाम बहुत है, ठीक है, तुम जब भी गवर्नमेंट कॉलेज से अगर MBBS किए होगे, अपने नाम के नीचे अपना गवर्नमेंट कॉलेज का नाम लिखोगे, और अगर तुम प्राइवेट कॉलेज से होगे तो कभी भी नाम नहीं लिखोगे। जिन जिन डॉक्टरों के नाम के नीचे
उनके कॉलेज का नाम नहीं लिखा है, समझ जाओ वो प्राइवेट कॉलेज से MBBS, सिर्फ MBBS लिखा है, सिर्फ MBBS लिखा है, ये सिर्फ BMS लिखा है, ये पता नहीं है कहाँ से लिखा है। तो इसका मतलब वो कहाँ से हैं, वो प्राइवेट का मतलब क्या देके, पैसा दे के किया है, ये चीज़ है। और जो गवर्नमेंट होगा, गवर्नमेंट कॉलेज से वो सबसे पहले अपने डॉक्टरी नाम उसके नीचे जरूर लिखेगा, जरूर ही लिखेगा, ठीक है। उसे फक्र होता है कि भाई मैंने गवर्नमेंट सीट निकाली, गवर्नमेंट सीट से जाके मैंने MBBS के डॉक्टर का कोई कोर्स किया, ये सारी चीज़ें ठीक वो नहीं है। आप लोग थोड़ा फोकस करो, अच्छे से मेहनत करो। ठीक है, अच्छे से मेहनत करो और जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे बेनिफिट आपके लिए ही है। और डरना मत कि जैसे मान लो अभी तुम्हारा पहला साल है, हम लोग को ये समझ में आए कि अरे अपन से यार एक साल में अपन इतने कम नंबर आ रहे हैं, या अगले साल को सुन साल दर साल लगो और छोड़ो। वही हिसाब है दशरथ माझी वाला सिस्टम जो है ना, दशरथ माझी इंस्पायरिंग स्टोरी। दशरथ माझी वो पहाड़ काटने गए थे अकेले, मूवी देखी ना, मूवी देखना दशरथ माझी मूवी देखना, पेपर होते हैं तो हम तुम्हें 2 मूवी करेंगे, एक दशरथ माझी की मूवी देखना और एक देखना द डिजिटल थी, मेरे मूवी आई शॉर्ट, बहुत अच्छी मूवी डिजिटल। हाँ, मतलब दिखाया गया कि वास्तव में आज के ज़माने में फेसबुक, इंस्टा, इन सब का कितना डिसएडवांटेज है, लोग कैसे कैसे घूम रहे हैं समाज में, ये सब उसमें दिखाया है, ठीक है। और दशरथ माझी देखो, उन्हें अकेले ही पूरा पहाड़ तोड़ दिया, 6 ही हथौड़ी से, रास्ता बना, और हाँ करते रहे काम, सालों काम करते रहे, कौन सोचता है। तो वही है कि वो ये सब काम कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आप लोगों को भी जरूर होना चाहिए, सब कुछ हो जाए। अदरवाइज तो ये है कि कुछ लोग होते हैं कि स्टार्टिंग में करके उसके बाद में हिम्मत हार गए। और दूसरी चीज़ ये तुम्हारी नॉलेज बेस्ट थोड़ी ना हो रही, ये तो गेन ही हो रही है, हमेशा गेन हो रही नहीं हो रही। कोई ऐसा पढ़ा नहीं, तुम यहाँ पर कुछ गलत चीज़ सीख रहे हो, सारी पढ़ाई चीज़ सीख रहे हो, और ये पढ़ाई पूरी जिंदगी का पूरी लाइफ टाइम का बच्चे पता नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं, इतने कम आते हैं।